इस वीडियो में हम निदर्शन के कुछ अन्य प्रकार भी, जैसे कुछ समाजशास्त्रियों ने बताए हैं, उनका भी उल्लेख किया है कि इन निदर्शनों के अलावा कुछ अन्य निदर्शन चुनने के प्रकार भी होते हैं जो कि समाजशास्त्रियों ने उनको स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास किया है, जिसमें पहला है अभ्यंश निदर्शन। अभ्यंश निदर्शन का जहाँ तक सवाल है तो यह निदर्शन भी एक, हम कह सकते हैं कि वर्गीय निदर्शन का ही एक रूप है, एक प्रकार है। इसमें शोधकर्ता जो है सर्वप्रथम समग्र को कई वर्गों में विभाजित कर लेता है और फिर प्रत्येक वर्ग में से कुछ चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या को वो तय करता है। इसीलिए इस निश्चित संख्या को ही अभ्यंश कहते हैं। इसका दूसरा नाम निर्दिष्टांश भी है, तो इसे अभ्यंश भी कहा जाता है। और इसके बाद अनुसंधानकर्ता प्रत्येक वर्ग में से अपनी जो उसकी निर्धारित मात्रा है, जो वो चाहता है इकाइयों का चुनाव करना, अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चुनाव कर लेता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, अनुसंधानकर्ता जहाँ तक अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का जब चुनाव करता है तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक उदाहरण इसमें यदि हम लें, जैसे एक महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों की हमको निदर्शन प्राप्त करना है इस अभ्यंश विधि के माध्यम से, तो वो क्या करेगा, महाविद्यालय में जैसे मान लो 3 फैकल्टी हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो पहले तो वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को अलग अलग करेगा और आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इन तीनों फैकल्टी में से वह 50-50 विद्यार्थियों को मान लो हर फैकल्टी से चुनना चाहता है, तो वो 50 विद्यार्थियों को वह अपनी इच्छानुसार चयन कर सकता है, अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकता है। तो ये एक, हम कह सकते हैं कि एक पक्षपातपूर्ण भी ये चुनाव करने का तरीका है, जहाँ अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार उन इकाइयों का चुनाव करता है। क्योंकि इस विधि में अध्ययनकर्ता को इकाइयों के चुनाव की स्वतंत्रता होती है, तो यहाँ हम कहें कि निष्पक्षता बनी रहती है। यहाँ पक्षपात की संभावना नहीं रहती है, पक्षपात की संभावना रहती है, निष्पक्षता की यहाँ भावना खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरा जो प्रकार बताया है वो है बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन का जहाँ तक सवाल है तो इस विधि में अनुसंधानकर्ता का जब वो प्रयोग करता है इस विधि का, तो यहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मान लो क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, निदर्शन हमारा बहुत बड़ा, समग्र हमारा बहुत बड़ा है, तो उसमें से जब वो किसी निदर्शन का चुनाव करता है, एक निश्चित इकाइयों का जहाँ चुनाव करता है, तो यहाँ बहुस्तरीय निदर्शन का वो प्रयोग करता है। क्योंकि इस विधि में निदर्शन का जो चुनाव कई स्तरों से होता है, या हम कह सकते हैं कि कई स्तरों से गुजरने के बाद होता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि से यदि हम किसी बड़े नगर का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुसंधानकर्ता को आवश्यक होगा, या हमारे लिए आवश्यक होगा कि हम कुछ स्तरों से के माध्यम से हम अपने निदर्शन के चुनाव की प्रक्रिया को से गुजरेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे पहले हम क्या करेंगे कि संपूर्ण नगर को कई क्षेत्रों या वार्डों में बांट सकते हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं निवासियों की दृष्टि से समान भी होना चाहिए। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो प्रत्येक जो हमने क्षेत्र का जो चुनाव किया है, तो वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ गृह समूह का चुनाव फिर हम कर सकते हैं, और गृह समूहों का जो चुनाव हम करेंगे तो वहाँ दैव निदर्शन के आधार पर हम कर सकते हैं। उसके बाद
प्रत्येक ग्रह समूह को जो हमने चुना है उसमें से प्रत्येक ग्रह समूह से भी हम कुछ परिवारों का चुनाव तय निर्देशन के माध्यम से कर सकते हैं, और फिर प्रत्येक परिवार से में भी हम किसी एक व्यक्ति का वहाँ चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी समग्र में से निदर्शन का चुनाव करते हैं तो बहुत सारे स्तरों से होकर गुजरते हैं। पहले हमने वार्डों में बांटा, वार्ड में से फिर कुछ समूहों में बांटा, समूह में से हमने फिर परिवार में से बांटा, तो परिवार में से हमने फिर किसी एक व्यक्ति को लिया। तो इस प्रकार के जो चुनाव की विधि है उसको बहुस्तरीय निर्देशन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और है, वो है सुविधाजनक निदर्शन। सुविधाजनक निदर्शन से यहाँ तात्पर्य ये है कि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस विधि में निदर्शन का जो चुनाव अध्ययनकर्ता करता है तो अपनी सुविधा के अनुसार करता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता निदर्शन के चुनाव करने से पहले समय, धन, श्रम और इकाइयों से संपर्क करने की सुविधा, स्रोत सूची की जो उपलब्धता है आसानी से होगी या नहीं होगी, इन सभी बातों पर वह पहले ही विचार कर लेता है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी वह इकाइयों का चुनाव करता है, या हम कह सकते हैं निदर्शन का चुनाव करता है। इसी हम यहाँ अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी तथा लापरवाहीपूर्ण निदर्शन के नाम से भी कई समाजशास्त्रियों ने इसको पुकारा है। इस विधि के अंतर्गत एक अवैज्ञानिक और हम कहें कि पक्षपातपूर्णता जो हमारे सामने दिखाई देती है, तो वो कई बार इस अध्ययन के अंतर्गत आती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आज वर्तमान में हम देखें तो इसी का प्रयोग कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, और इस विधि का उपयोग या प्रयोग तब किया जाता है जब समग्र पूर्णता स्पष्ट नहीं हो, जब निदर्शन की इकाइयाँ स्पष्ट नहीं हो, तथा जब स्रोत सूची उपलब्ध न हो। यह विधि जहाँ तक है, एक हम ये तो अवश्य कह सकते हैं कि यह विधि जो है एक सरल, मितव्ययी, गहन अध्ययन एवं यथार्थ निदर्शन की संभावना के गुण अवश्य रखती है। भले इसमें पक्षपाती भावना है या अवैज्ञानिक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जिसमें मितव्ययी भी है, यानी कम पैसा खर्च करने वाली है। एक विधि सरल है, और जब अनुसंधानकर्ता यहाँ गहन अध्ययन करना चाहे तो वहाँ इस निदर्शन का प्रयोग करता है। तो इस रूप में यहाँ इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। और एक अंत में है स्वयं चयनित निदर्शन, अंत में नहीं, नंबर 4, स्वयं चयनित निदर्शन विधि। स्वयं चयनित निदर्शन विधि एक ऐसी विधि होती है जो हमें देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि निदर्शन का चुनाव भी नहीं किया जाता, वरन वहाँ अनुसंधानकर्ता क्या करता है, वहाँ वह संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखेगा, वो बात कहेगा अनुसंधानकर्ता को। इसलिए इसे स्वयं चयनित निदर्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जिस इकाई को हम चुन रहे हैं वहाँ अनुसंधानकर्ता ने उसका चुनाव नहीं किया, बल्कि इकाई उसके स्वयं चलकर पास में आई है कि हमको अपने निदर्शन में चुन लीजिए। हम जैसे हम एक सामान्य सा एक उदाहरण लें, जैसे कोई मान लो साबुन की कंपनी है, और वह साबुन की कंपनी यह जानना चाहती है कि उसके साबुन को कितने लोगों ने पसंद किया है। तो यहाँ रेडियो है, टेलीविज़न है, या समाचार पत्रों के माध्यम से वह एक इस प्रकार की घोषणा करवाता है कि लोग अमुक साबुन के बारे में अपनी राय अमुक पते पर भेज सकते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं जिनसे राय भेजी है, जिसने अपील की है इनके माध्यम से, तो वो जो भी हैं इकाइयाँ अपने अपनी राय उसको अनुसंधानकर्ता के पास में लिखकर भेज देती हैं,
जिस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसका प्रोडक्ट है और जिस प्रोडक्ट के बारे में वो राय जानना चाहता है, वह रेडियो पे, टेलीविज़न पे, समाचार पत्रों में एक घोषणा करता है, एक अपील जारी करता है कि अमुक प्रोडक्ट के बारे में आप अपनी राय को व्यक्त कीजिए। यहाँ कई बार क्या होता है, समाचार पत्रों में प्रश्नावली प्रकाशित भी करवा दी जाती है, जिसे इच्छुक व्यक्ति भरकर संबंधित संस्था या व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता को भेज सकता है। तो एक ये भी माध्यम है जहाँ इकाइयाँ स्वयं चलकर यानी अपनी उसमें निदर्शन में चुनने के लिए आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े समग्र में से एक निदर्शन चुनने का तरीका है। और अंत में हम यहाँ देखेंगे कि क्षेत्रीय निदर्शन, और क्षेत्रीय निदर्शन से यहाँ तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधानकर्ता की विधि में समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करें। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता क्या करता है, समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर लेता है। उसके बाद वह संपूर्ण क्षेत्र का ही अध्ययन करता है। क्योंकि इसमें इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे संभाग निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए एक जगह मोजर और मकवाल्टन कहते हैं कि जब इकाइयों के संपूर्ण समूह को ही निदर्शन के रूप में चुन लिया जाए, तब यह चयन प्रक्रिया संभाग निदर्शन या क्षेत्रीय निदर्शन कहलाती है। क्षेत्रीय निदर्शन का उपयोग जहाँ तक है कृषि क्षेत्रों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, तो वहीं अपराधी क्षेत्र एवं जनसंख्या अध्ययनों के लिए भी इस विधि का अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता कभी कभी प्रयोग करते हैं। तो एक ये क्षेत्रीय निदर्शन के रूप में भी हम एक प्रकार यहाँ देखते हैं। आज हम इसमें इतनी ही चर्चा करेंगे। इसके आगे जहाँ निदर्शन की हम समस्याओं की बात करेंगे तो अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।